मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की छठी कविता द सोल्जर के क्वेश्चन आंसर को। इसके पहले हम लोगों ने द सोल्जर के समरी को और इसके हिंदी अर्थ को देख लिया था। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आंसर है तो हो सकता है कि आपके किताब में जितना नंबर क्वेश्चन पूछा गया उतना नंबर क्वेश्चन ये ना हो, लेकिन आपके किताब के सारे प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, है ना। और इसमें कुछ जो मतलब उसके महत्व के आधार पे हमने उसको आगे पीछे कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो किताब में नहीं दिए जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो अब प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न का अर्थ है कि क्या कवि मृत्यु से डरते हैं। अफ्रेड मतलब डरना। द सोल्जर थिंक्स ही विल डाई सूनर और लेटर, मतलब सैनिक सोचता है। यहाँ पे स्पीकर लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रश्न में स्पीकर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ सोल्जर लिखना उतना अच्छा नहीं है। तो द स्पीकर थिंक्स ही विल डाई सूनर और लेटर, मतलब स्पीकर सोचता है कि वह जल्दी मर सकता है या देर से भी मर सकता है, मतलब कभी ना कभी तो उसे मरना ही है। बट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, लेकिन वो मृत्यु से डरा हुआ नहीं है। मतलब वो युद्ध में जाता है तो ये सोचता है कि मुझे मतलब जल्दी मर जाऊंगा या देर से मरूंगा, लेकिन वो मृत्यु से डरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड। अगर वह युद्ध में मर जाता है तो वो कैसे याद किया जाना पसंद करेगा, है ना। रिमेम्बर्ड मतलब याद किया जाना, बैटल माने युद्ध भूमि। अगर वह युद्ध भूमि में मरता है तो वो कैसे याद किया जाना पसंद करेगा। जवाब है इफ एट ऑल, मतलब अगर अंत में, ही डाइज इन द बैटल फील्ड, अगर वह युद्ध भूमि में मर जाता है, ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज, मतलब वह याद किया जाना पसंद करेगा, मतलब उसे पसंद आएगा कि किस रूप में याद किया जाए। एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर, मतलब एक कभी नहीं भूला जाने वाला सैनिक, है ना। अनफॉरगेटेबल मतलब होता है कभी ना भूला जाने वाला। हु हैज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, जो मृत्यु से कभी नहीं डरा। अगला प्रश्न है हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ फील्ड ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड। कैसे विदेशी भूमि का एक टुकड़ा, है ना, कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड मतलब विदेशी जमीन का एक टुकड़ा, बी फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा इंग्लैंड बन जाएगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का बन जाएगा। तो उसका जवाब लिखा हुआ है द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि हिज बॉडी इज रिच डस्ट ऑफ इंग्लैंड, उनका जो शरीर है वो इंग्लैंड का एक संपन्न कण है ना। रिच डस्ट मतलब बहुत समृद्ध कण है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, वो जन्म हुए, मतलब उनका जन्म हुआ और वे बड़े हुए इंग्लैंड में। सो वेयर एवर हिज बॉडी इज बरीड, तो इसलिए जहाँ कहीं भी उनका शरीर जो है वो मतलब दफनाया जाएगा, इट विल बी इंग्लैंड फॉर एवर, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सील्ड व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर। मतलब कभी एक लाइन लिखते हैं कि उस मतलब इन दैट रिच अर्थ, उस संपन्न धरती में, ए रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, एक और संपन्न कण मिल जाएगा। तो व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, मतलब डस्ट के द्वारा वो किसको क्या दिखाना चाहते हैं। तो इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सील्ड हियर डस्ट स्टैंड फॉर द बॉडी ऑफ द पोएट। यहाँ डस्ट का मतलब इस लाइन में डस्ट का मतलब है किसके लिए, कवि के शरीर के लिए, ठीक है। मैंने कवि अपने शरीर को डस्ट कह के दिखाते हैं। तो अगला कहाँ गया, छठा नंबर, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज, है ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, है ना। यहाँ आपका मन करे तो इन्वर्टेड कोमा भी लगा सकते हैं कि ये जो मुहावरा है ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ लिखा गया है अ फ्रेज अ पल्स इन द इंटरनल माइंड, ए पल्स इन द इंटरनल माइंड द मेमोरी ऑफ हिज मदरलैंड, मतलब उसका मतलब है कि उनकी मातृभूमि की यादें, डैट रिमेन्स फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रह जाती हैं, इन द हार्ट ऑफ द पोएट,
that will always be beating for England, जो अपनी मातृभूमि की याद जो उनके दिलों में रह गई है वो हमेशा इंग्लैंड के लिए धड़कता है, मतलब उनका दिल जो है वो हमेशा इंग्लैंड के लिए धड़कता है। डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्रोप्रिएट, गिव रीजन्स, मतलब क्या आप सोचते हैं कि शीर्षक ऑफ द पोएम, कविता का शीर्षक उपयुक्त है। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उपयुक्त है, गिव रीजन्स कारण बताएं। यस, यहाँ यस के बाद कोमा होगा। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एप्रोप्रिएट, मतलब कविता का शीर्षक उपयुक्त है। द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द पेट्रियोटिक सोल्जर, मतलब पूरी कविता जो है वो एक देशभक्त सैनिक की ओर घूम रही है। हु लिव्स फॉर द हिज नेशन, जो अपने देश के लिए जीता है। दस द टाइटल द सोल्जर इज वेरी एप्ट, है ना, इसीलिए ये शीर्षक द सोल्जर बहुत उपयुक्त है। 8वां क्वेश्चन है डिस्कस द मेन आइडियाज कंटेंट इन द फर्स्ट 8 लाइन दैट इज ऑक्टेव, मतलब पहले 8 लाइन के बातों को, आइडिया को, विचार को दिखाएं जो ऑक्टेव का है। 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, और उसका शुरू का जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। तो वो कहता है कि ऑक्टेव के 8 लाइनों के बारे में बताएं। ठीक है, द फर्स्ट 8 लाइन द पोएट टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ ए ट्रू सोल्जर, पहले 8 लाइन में कवि एक सच्चे सिपाही के मृत्यु को दिखाता है। विच इज वेरी कॉमन इन वार फील्ड, जो कि मतलब युद्ध भूमि में बहुत सामान्य बात है। द पोएट आफ्टर हिज डेथ इज वार इन वार, कभी युद्ध में अपने मरने के बाद, टू बी बरीड समवेयर, कहीं ना कहीं दफनाया जाएगा, इन ए फॉरेन फील्ड, किसी भी विदेशी भूमि में। इन दैट वे द पार्ट ऑफ द फॉरेन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड, इस प्रकार वो विदेशी जमीन का जो टुकड़ा होगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेट्रियोटिज्म, आप देशभक्ति से क्या समझते हैं। इज दिस ए पेट्रियोटिक पोएम, क्या यह देशभक्ति कविता है। डिस्कस, विचार करें। पेट्रियोटिज्म मीन्स लव एंड डेडिकेशन फॉर द कंट्री, पेट्रियोटिज्म का मतलब है कि अपने देश के प्रति प्यार और समर्पण। यस दिस इज द पेट्रियोटिक पोएम, यहाँ ये स्पेलिंग गलत है, अब देख लीजिएगा। यह कविता जो है वो देशभक्ति कविता है। बिकॉज इन दिस पोएम, क्योंकि इस कविता में द पोएट शोज ए डिजायर ऑफ ए सोल्जर हु वांट्स टू डाई फॉर हिज कंट्री, क्योंकि इस कविता में कवि एक सैनिक के इच्छा को दिखाता है जो अपने देश के लिए मरना चाहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट वी इंग्लैंड और इंग्लिश, यूज होगा, यहाँ वी नहीं होगा, यूज होगा, USE, यूज इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम, व्हाट डज इट शो, कवि कितनी बार इस कविता में इंग्लैंड और इंग्लिश कहते हैं और यह क्या दिखाता है। तो इसका जवाब लिखा हुआ इन दिस पोएम द पोएट यूज्ड इंग्लैंड 4 टाइम्स, सिमिलरली इंग्लिश हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस, मतलब इंग्लैंड 4 बार कहते हैं इस कविता में, ठीक इसी प्रकार इंग्लिश भी 2 प्रकार कहते हैं। इट शोज इट गेट ग्रेट पेट्रियोटिक सेंस एंड अनलिमिटेड डिजायर फॉर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज बिलव्ड कंट्री, यह दिखाता है मतलब महान देशभक्ति भाव और अनलिमिटेड डिजायर, सॉरी अल्टीमेट डिजायर है, माफ़ कीजिएगा मैंने इसके पिछले अनलिमिटेड का, अल्टीमेट डिजायर मतलब और अंततः मतलब इच्छा को क्या, सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपने जीवन का बलिदान देना, फॉर हिज बिलव्ड कंट्री, अपने प्यारे देश के लिए। हाउ कैन यू शो डैट यू लव योर कंट्री, कैसे आप दिखा सकते हैं कि आप अपने देश से प्यार करते हैं। तो उसका जवाब लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग ऑफ माइन फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए अपने देश के लिए, मतलब मैं अपना सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ अपने देश के लिए। आई कैन डू एवरीथिंग टू मेंटेन इट्स ऑनर एंड डिग्निटी, मैं इसके सम्मान को और इसकी मतलब रक्षा को के लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, है ना, मैं कुछ भी कर लूँगा। व्हाट इज ए सोनेट, सोनेट क्या है, अभी मैंने समझाया था। ए सोनेट इज ए काइंड ऑफ शॉर्ट पोएम
सोनेट छोटी कविताओं का एक प्रकार है ऑफ 14 लाइन्स, है ना, जो 14 लाइन्स का होता है, मतलब 14 लाइन्स का होता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 भाग होते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर नॉन एज ऑक्टेव, पहला जो 8 लाइन थे उसे ऑक्टेव कहते हैं। वाइल रेस्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट्स, सेस्टेट, और अंतिम 6 लाइन जो था वो सेस्टेट कहा जाता है। यहाँ फुल स्टॉप दीजिएगा। द ऑक्टेव इस्टेब्लिश सम इशूज, मतलब ऑक्टेव जो होता है वो किसी इशू को, किसी मामले को मतलब दिखाता है। एंड द सेस्टेट रिवॉल्व्स इट, और जो बाकी का 6 लाइन जो होता है वो इसके आसपास घूमता है। अगला है एक्सप्लेन द लाइन्स है। तो पहला है इसका, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर टू लव एंड हर वेयर टू रोम। इसका मतलब हुआ एक कौन जिसको इंग्लैंड, जिसका जन्म इंग्लैंड ने दिया, सेप्ड मतलब आकार दिया, मेड अवेयर जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर अपना फूल दिया, टू लव प्यार करने के लिए, हर वेज टू रोम अपने रास्ते दिए भटकने के लिए। तो इसका एक्सप्लेन किया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर, ये पंक्तियाँ द सोल्जर द्वारा ली गई हैं, कंपोज्ड बाय द ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रुक, जो महान युद्ध के कवि रूपर्ट ब्रुक द्वारा लिखी गई हैं। बाय दीज लाइन्स द पोएट शोज हिज डेडिकेशन टू हिज मदरलैंड, इस पंक्तियों के द्वारा कवि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाते हैं। ही सेज माई बॉडी इज मेड एंड शेप्ड बाय माई कंट्री, वे कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो बनाया गया है और आकार दिया गया है मेरे देश के द्वारा। एंड माई कंट्री गेव मी एवरीथिंग इन माई लाइफ, और मेरे देश ने मुझे मतलब मेरे जीवन में सब कुछ दिया है। दूसरा लाइन है कि इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस फॉर मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, मतलब अगर मैं कहीं मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना सोचना कि अगर वो विदेशी जमीन कोई टुकड़ा हो तो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाए। तो इसका है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सोल्जर, मतलब ये पंक्तियाँ द सोल्जर द्वारा ली गई हैं। कंपोज्ड बाय द सोल्जर मतलब कविता का नाम है, कंपोज्ड बाय द ग्रेट वार पोएट रूपर्ट ब्रुक, जो महान युद्ध के कवि रूपर्ट ब्रुक द्वारा लिखा गया है। इन दी लाइन द पोएट से, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्हेन ही डाइज एंड बरीड, ये बरीड का स्पेलिंग BURRIED होता है, समवेयर, जब वे मर जाएंगे और कहीं उन्हें दफनाया जाएगा, इन अ फॉरेन फील्ड मतलब किसी विदेशी भूमि में, दैट पार्ट ऑफ द लैंड इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वह जो पार्ट होगा वो हमेशा इंग्लैंड होगा। बिकॉज ए रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड यहाँ बड़ा होगा बाबू, बड़ा ई, ए रिचर डस्ट ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का एक समृद्ध कण विल बी कंसील्ड इन दैट पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब मिल जाएगा उस धरती के भाग में। तो इस प्रकार हमारी ये कविता कविता का सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग 7वीं कविता मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।